हेलो गाइस। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। सो आई वेलकम यू ऑल टू द पार्ट 2 ऑफ आवर सीरीज मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट, जहां हमने लास्ट वीडियो में हमने बहुत सारी चीजें देखी थी अबाउट आरबीआई। हमने फंक्शंस देखा था, हमने स्ट्रक्चर ऑफ मनी मार्केट देखा था। आज हम उसी सीरीज में आगे चलते हुए देखेंगे मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट में। तो हमने जैसा कि देखा था कि स्ट्रक्चर ऑफ मनी मार्केट इन इंडिया, वहां पर हमने देखा था कि स्ट्रक्चर में एक तो है आरबीआई, फिर कमर्शियल बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया। सो आज हमने आरबीआई के बारे में तो देख लिया, आज हमें देखना है कमर्शियल बैंक्स के बारे में। तो चलते हैं आगे, कमर्शियल बैंक्स के बारे में देखते हैं कि कमर्शियल बैंक्स क्या होते हैं और कमर्शियल बैंक्स के आगे फंक्शंस क्या क्या है। तो देखिए, कमर्शियल बैंक क्या होता है? ये ऐसा इंस्टीट्यूशन होता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जो डिपॉजिटर्स से या आम जनता से पैसे लेता है और बिजनेसमैन को इन टर्म्स ऑफ लोन वो प्रोवाइड करता है। तो मतलब ये बेसिकली मनी के फ्लो को फ्रॉम द सेवर्स टू द इन्वेस्टर्स पहुंचाने में मदद करता है। सेवर्स कौन है? हम, कॉमन जनता। समझ लीजिए मिस्टर एक्स है एंड दिस इज मिस्टर वाई। सो मिस्टर एक्स जो है वो एक सैलरीड इंडिविजुअल है। वो अपनी महीने की सैलरी में से अपने घर के खर्चे निकालने के बाद उनके जो भी पैसे बचते हैं वो उस पैसे को बैंक में सेव करते हैं। बैंक उसके बदले उन्हें कुछ इंटरेस्ट देता है और उस पैसे को फिर वो आगे यहाँ बिजनेसमैन को लोन्स एंड एडवांसेस के तौर पर देता है। ये पूरा एक काम जो होता है बैंक का, वो होता है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स। सो आप याद रखिएगा, बैंक का सबसे प्राइमरी जो काम होता है वो होता है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स एंड लेंडिंग लोन्स। सो ये एक सबसे इंपॉर्टेंट काम है एक किसी भी कमर्शियल बैंक्स का, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स एंड लेंडिंग लोन्स। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं हम और क्या है कमर्शियल बैंक्स के बारे में हमें देखना है। जो जानने की बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो है कमर्शियल बैंक्स इंक्लूड्स बोथ स्केड्यूल्ड एंड नॉन स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स। स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स मतलब वो बैंक्स जो आरबीआई की सेकेंड स्केड्यूल में लिस्टेड है। आरबीआई के एक्ट हमने पढ़ा था 1934 वाला। तो उसमें जो सेकंड शेड्यूल में जो बैंक्स लिस्टेड होते हैं उन्हें स्केड्यूल्ड बैंक्स कहा जाता है, और जो सेकंड शेड्यूल में लिस्टेड नहीं होते उन्हें कहा जाता है नॉन शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स। सो ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, फोर टाइप्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स आर देयर: पब्लिक सेक्टर बैंक्स, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स एंड फॉरेन बैंक्स। तो ऐसे चार डिफरेंट तरीके के कमर्शियल बैंक्स होते हैं। पब्लिक सेक्टर बैंक्स मतलब जहां पर गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है ज्यादातर, और मतलब गवर्नमेंट की ओनरशिप ज्यादा होती है, मोर देन 50%। तो ये हो गया पब्लिक सेक्टर बैंक। देन प्राइवेट सेक्टर बैंक मतलब ये प्रॉपरली ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स होता है। और फिर रीजनल रूरल बैंक्स मतलब रूरल एरियाज में बैंकिंग को पहुंचाने के लिए होता है। और फॉरेन बैंक्स मतलब जहाँ पे हम फॉरेन जो जैसे बहुत सारी फॉरेन बैंक्स है, जेपी मॉर्गन है, बैंक ऑफ अमेरिका है, वगैरह वगैरह। तो ये सारे बैंक्स जो फॉरेन बैंक्स होती हैं, तो ये बेसिकली ये चार डिफरेंट टाइप्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स होती हैं। तो देख लीजिए, डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन एग्जाम में जरूर लिख कर आना। अगर बैंक्स के ऊपर क्वेश्चन आता है सो ये डेफिनेशन आपको जरूर लिख कर आना चाहिए, ना ही सिर्फ इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में बट ओसीएम में। और आपके जो ओसीएम सब्जेक्ट है वहां पर भी ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जो आपको इंक्लूड करना है। वहां पर भी ये क्वेश्चन है और ये शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन आता ही है, ज्यादातर इसके चांसेस बहुत रहते हैं। तो ये भूल कर भी मतलब भूलना मत। आगे देखते हैं बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1949, वो क्या कहता है कि बैंकिंग मींस एक्सेप्टिंग, एज आई सेड, एक्सेप्टिंग व्हाट? डिपॉजिट्स। ओके, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, बट फॉर व्हाट? फॉर द पर्पस ऑफ लेंडिंग और इन्वेस्टमेंट। सी, लॉ का लैंग्वेज ना थोड़ा ऊपर नीचे होता ही है, ये लीगल लैंग्वेज जो होता है, अगर लॉयर्स इतना टफ लैंग्वेज ना लिखे तो लॉयर्स की जरूरत ही क्या होगी। अगर हम समझ जाएंगे कि हाँ भाई क्या लिखा है, तो फिर लॉयर्स की जरूरत क्या होगी। इसके लिए लॉयर्स क्या करते हैं, आई मीन लॉ कैसे बनाया जाता है, बहुत ज्यादा टफ लैंग्वेज में बनाया जाता है। तो देखो क्या लिखा है, बैंकिंग मीन्स एक्सेप्टिंग, एक्सेप्टिंग व्हाट? डिपॉजिट्स फॉर द पर्पस ऑफ लेंडिंग और इन्वेस्टमेंट। अच्छा, डिपॉजिट्स ऑफ मनी फ्रॉम, फ्रॉम होम? फ्रॉम पब्लिक। मिस्टर एक्स जो था वो पब्लिक का ही पार्ट था, और ये जो पैसा है मिस्टर एक्स को रीपेएबल होगा ऑन डिमांड और अदरवाइज।
ऑन डिमांड और अदरवाइज मतलब कि जब भी मिस्टर एक्स को पैसा चाहिए भाई वो जाके बैंक में से निकल सकते हैं, जैसे हम और आप जाते हैं, जब भी हमें जरूरत रहती है तो हम क्या करते हैं, एटीएम कार्ड्स का यूज करके पैसे को निकाल सकते हैं। और साथ ही साथ आजकल तो यूपीआई का जमाना आ गया है, तो पेमेंट जो है बहुत इजी हो गया है। चलो आगे देखते हैं, रीपेबल ऑन डिमांड और अदरवाइज एंड विथड्रॉवेबल बाय चेक, डिमांड ड्राफ्ट, ऑर्डर और अदरवाइज। तो मतलब ये बहुत सारे तरीके हैं जहां से आप विड्रॉ कर सकते हो, चेक से, डिमांड ड्राफ्ट से, ऑर्डर से और अदरवाइज। अदरवाइज में ये आपका एटीएम वगैरह आ गया। ये सब मतलब ये तरीके होते हैं आपके पैसे विड्रॉ करने के। सो आई होप इट इज क्वाइट क्लियर। दिस डेफिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। डू नॉट मिस इट एट एनी कॉस्ट। आगे देखते हैं फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक्स। कमर्शियल बैंक्स के फंक्शन में जैसा मैंने बताया और डेफिनेशन ने भी बोला, सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स। सो डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करना सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। नाउ डिपॉजिट्स आर ऑफ टू टाइप्स। व्हाट आर दोस टू टाइप्स? टाइम डिपॉजिट्स एंड डिमांड डिपॉजिट्स। तो देखते हैं डिमांड डिपॉजिट्स और टाइम डिपॉजिट्स क्या होते हैं। तो देखो डिमांड डिपॉजिट मतलब एज द नेम सजेस्ट इट इज डिमांड डिपॉजिट। मतलब कि जब जैसे अभी आपने समझो मतलब आपके पास मान लो पैसे थे या आपके पेरेंट्स के पास पैसे थे और उन्होंने बैंक अकाउंट में लगभग 50,000 रुपीज जमा करके रखे। अब उन्हें जब भी चाहिए रहेगा पैसा तो अपने सेविंग्स अकाउंट में से जाकर निकाल सकते हैं। दिस इज कॉल्ड एज डिमांड डिपॉजिट। मतलब कि मैं डिपॉजिट तो कर रहा हूँ पर जब भी मुझे डिमांड होगी मैं आके आपसे पैसे ले सकता हूँ एंड बैंक्स हैव टू गिव इट। तो ये हो गया डिमांड डिपॉजिट। अब डिमांड डिपॉजिट दो तरीके के होते हैं, एक होता है करंट अकाउंट, एक होता है सेविंग्स अकाउंट। जो लोग बैंकिंग में काम करते होंगे उन्हें पता होगा ये कासा बहुत ज्यादा चलता है, कासा। या आपके भी घर में कोई बड़ा भाई बड़ी बहन या फिर पेरेंट्स में से कोई बैंक में जॉब करता होगा तो उन्हें पूछना कासा का मतलब क्या होता है। कासा मतलब करंट अकाउंट एंड ऐसे मतलब सेविंग्स अकाउंट। तो कासा करंट अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट। करंट अकाउंट क्या होता है और सेविंग्स अकाउंट क्या होता है, ये बेसिक डिफरेंस ओसीएम में भी है, तो ये आपको पता रहना चाहिए। मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। सेविंग्स अकाउंट मतलब एक ऐसा अकाउंट होता है जहां पर अगर आपने मान लीजिए 50,000 रुपीज डिपॉजिट करके रखें तो आप 50,000 से ज्यादा विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। लास्ट टू लास्ट आप 50,000 रुपीज तक पूरा डिपॉजिट को अपना विड्रॉ करके बैंक अकाउंट में 0 रुपीज रख सकते हैं। ये हो गया सेविंग्स अकाउंट। दिस इज ओनली मेंट फॉर सेविंग्स। बट करेंट अकाउंट एक ऐसा अकाउंट होता है जहां पे मान लो आपके बैंक अकाउंट में 50,000 रुपीज है पर आपको अगर जरूरत पड़ गई 1 लाख रुपए की या मान लीजिए 80,000 की जरूरत पड़ गई, तो आप तो एट मैक्स 50,000 निकाल सकते थे सेविंग्स अकाउंट में, पर ऊपर के 30,000 कहाँ से आएंगे। तो करंट अकाउंट में ना ये एक फैसिलिटी दी जाती है जिसे कहा जाता है ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी जो मिलती है, ये ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी क्या करता है, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी गिव्स the depositor or the account holder an advantage to withdraw more than the permissible limit। उसके कुछ चार्जेस होंगे जो बैंक कट करता होगा, बट ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी उसे मिल जाती है। अब आप एक बात बताओ, ज्यादातर ये करंट अकाउंट कौन यूज करता होगा? ये वो लोग यूज करते होंगे जिनका खुद का बिजनेस है, क्योंकि करंट अकाउंट में मतलब बिजनेस में ही आपको ज्यादातर पैसे की जरूरत रहती है। आपके पास कैश हमेशा रहना चाहिए बिजनेस में अवेलेबल। तो इसके लिए करंट अकाउंट होल्डर्स ज्यादातर बिजनेस ओनर्स ही होते हैं। और करंट अकाउंट में कौन सी फैसिलिटी दी जाती है, ओवरड्राफ्ट की। तो आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ गया होगा। आप इसे जरूर एक बार रीड कर लीजिएगा बुक में। आगे देखते हैं टाइम डिपॉजिट्स। टाइम डिपॉजिट्स क्या है? टाइम डिपॉजिट्स मतलब नाम से पता चल रहा है कि टाइम मतलब ये एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद ही आपको पैसा मिलेगा, उससे पहले पैसा नहीं मिलेगा। अगर आप निकालने जाओगे तो आपसे कुछ चार्जेस कट करेंगे और कुछ फाइन कट किया जाएगा, आपको पूरे पैसे नहीं मिलेंगे। तो टाइम डिपॉजिट कैसा हो जाता है, आपका पैसा एक एक जगह पे जाके लॉक हो जाता है फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। और जब तक वो टाइम पूरा नहीं हो जाता आपको आपके पैसे नहीं मिलेंगे। तो इससे फायदा क्या है? इससे फायदा ये है कि इनमें जो इंटरेस्ट मिलता है वो डिमांड डिपॉजिट से ज्यादा मिलता है। तो इसके लिए कई लोग इंटरेस्ट कमाने के लिए यहाँ पर टाइम डिपॉजिट्स में भी इन्वेस्ट करते हैं। तो इसमें भी दो तरीके के होते हैं, एक होता है एफडी और एक होता है आरडी। एफडी मतलब फिक्स डिपॉजिट, आपने घर में बहुत बार सुना होगा एफडी के पैसे, एफडी के पैसे। ज्यादातर केसेस में देखा जाता है कि जब बेटियों की शादी होती है तो फादर्स जो होते हैं उन्हें एफडी तोड़नी पड़ती है। या कई बार तो फादर्स एफडी कराते ही इसलिए कि बेटियों की शादी की जाए। हालांकि ये एक बहुत बुरा ट्रेंड है, क्योंकि इतना ज्यादा खर्च करना शादी में एक फादर के लिए, आप उस
पिता के बारे में सोचिए जिसने इतने सारे पैसे लगा दिए अपनी बेटी की शादी के लिए। और जो रिश्तेदार होते हैं जिन्हें मैं सांप कहता हूँ, ये रिश्तेदार लोग जो होते हैं ना, ये आके क्या बोलेंगे, यार खाना अच्छा नहीं था, नमक कम लगा मुझे, आ, मजा नहीं आया, शायद एक दो स्वीट और होता तो अच्छा लगता। अरे भाई, वो एक दिन खिलाने के लिए उसने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई लगा दी है, एफडी वगैरह तोड़ दी है। तो आप एटलीस्ट, अगर आप अप्रिशिएट नहीं कर सकते तो कम से कम बुराई तो मत करो। और मैं तो कहूंगा, जब भी अगर आप किसी भी शादी में जाए तो जरूर आप उनके पेरेंट्स से एक बार तो जरूर बोलिएगा कि यार खाना बहुत बढ़िया था, अरेंजमेंट बहुत अच्छा था। भले ही आपको वो अरेंजमेंट अच्छा ना लगे, भले ही खाना अच्छा ना लगे, पर ये आपकी मॉरल ड्यूटी बन जाती है कि आप ये जरूर उन्हें बोलिए। एनीवे, इनफ ऑफ मॉरल टीचिंग। आगे देखते हैं फिक्स डिपॉजिट। तो फिक्स डिपॉजिट में क्या होता है, आप एक लंप सम अमाउंट, मतलब एक मोटा अमाउंट इन्वेस्ट कर देते हो, और वो लंबे समय तक बैंक के पास रहता है। और बैंक क्या करती है, उस पर आपको 6%, 7% के आसपास मतलब इंटरेस्ट रेट देती है। सो बैंक आपको 6 से 7% तक का इंटरेस्ट रेट देती है, जिससे कि आप फिर बाद में आपको वो उतना बेनिफिट मिल जाता है। तो ये हो गया फिक्स डिपॉजिट। और रेकरिंग डिपॉजिट, मतलब रेकरिंग एज द टर्म सजेस्ट, इट इज रेकरिंग, मतलब कि ये बार बार रिपीट होता है। आपको हर महीने कुछ अमाउंट जो है, जैसे जैन में, फिर फेब में, फिर मार्च में, ऐसे हर महीने आप क्या करोगे, कुछ कुछ अमाउंट जाके बैंक को देते रहोगे, और बैंक उसके बदले में आपके अकाउंट में इंटरेस्ट ऐड करता रहेगा। और ये एक पर्टिकुलर पीरियड, जैसे 36 मंथ्स हो गए, तब तक आपको ये हर महीने इन्वेस्टमेंट करनी रहेगी। और आप बीच में से नहीं निकाल सकते, अगर आपने निकाले तो आपके पैसे कट होंगे। तो ये हो गया आपका डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिपॉजिट्स। आई होप इट इज वेरी क्लियर टू यू ऑल। आगे चलते हैं, हम देखते हैं फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक में और क्या क्या फंक्शंस हैं। तो देखो, सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन तो हमने देख लिया था, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन इज प्रोवाइडिंग लोन्स एंड एडवांसेस। टू whom? टू बिजनेसेस। ज्यादातर लोगों को बिजनेस के लिए ही चाहिए रहता है लोन्स। जैसे बहुत लोग घर के लिए भी लेते हैं, बहुत सारी अदर चीजों के लिए भी, जैसे कार लोन हो गए। तो ये अलग अलग लोन्स एंड एडवांसेस देने का काम भी किसका है, बैंक्स का। और ये एडवांसेस देने से, मतलब एडवांसेस जैसे ही जाएंगे मार्केट में, तो मार्केट में पैसा घूमेगा, और धीरे धीरे इकोनॉमी के लिए भी बूस्ट मिलेगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है बैंक का। और एंसिलरी फंक्शंस, मतलब सपोर्टिव फंक्शन, ऐसे फंक्शंस जो बैंक आपको हेल्प करता है, जैसे कि आपके आपके बिहाफ पे कैश कलेक्ट कर लेना, आपके बिल्स ऑफ एक्सचेंज को एनकैश करके दे देना, फिर आपके लिए ब्रोकिंग की, कई बैंक ऐसी है जो ब्रोकिंग का भी काम कर देते हैं। तो मतलब देखा जाए तो कैश से लेके ऐश तक सारे काम कर देता है बैंक आपके लिए। सॉरी, ऐश तो मतलब आप करते हो, हालांकि आपके पास उसके लिए क्या चाहिए, कैश। तो एंसिलरी फंक्शंस मतलब सपोर्टिव फंक्शंस। आगे देखते हैं क्रिएशन ऑफ क्रेडिट। क्रेडिट क्रिएशन का मतलब क्या होता है, देखो बैंक के पास, जैसे समझो मैंने दे दिए 100 रुपीज, बराबर है। ऐसे हम सब, मेरे जैसे कई लोग जो होंगे, सबने अपने अपने अकाउंट में 100 रुपीज ऐड कर लिए। मान लेते एक बैंक में हमारा अकाउंट था 100 रुपीज, ये 100 को 100 करोड़ समझ लो। 100 करोड़ बैंक के पास गया, उस बैंक ने क्या किया, उसमें से 20 करोड़ का रिजर्व साइड में निकाल के रख दिया, और बचे 80 करोड़ को क्या किया, एज लोन डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब जिसके पास लोन गया, वो क्या करेगा, वो अपने अकाउंट में डालेगा, और फिर उसके बैंक को मिलेगा 80 करोड़, वो उसमें से 20% को क्या करेगा, साइड में करके रखेगा, और बचे हुए जो 80% अमाउंट है, वो उसे डिस्ट्रीब्यूट करेगा। और ये प्रोसेस चलता जाएगा चलता जाएगा, कुछ इस तरीके से। जैसे ये देखिए, ये पहले इस पूरे ग्लास में पानी पूरा फिल था, अगर मैंने इसी ग्लास के पानी में, मतलब इसमें थोड़ा सा पानी अगर साइड कर दिया, और फिर अगले ग्लास में डाला, तो देखो थोड़ा कम पानी जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा पानी मैंने साइड कर दिया। अब ये इस ग्लास से दूसरे ग्लास में जाएगा, और इधर देखो थोड़ा और ज्यादा पानी कम है, और यहाँ पर ये इतना उसका ये, इसको आप क्रेडिट समझ सकते हो। तो क्रेडिट क्रिएशन कुछ इसी तरीके का प्रोसेस होता है। कब तक होगा ये, अंटिल द लास्ट क्लास वेयर इट इज नॉट फीजिबल टू गिव इट टू अदर्स, मतलब बस बहुत कम रह जाएगा उसके पास रखने के लिए। तो ये हो गया क्रेडिट क्रिएशन। सो दिस वाज द फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। हमने अब तक देख लिया आरबीआई के बारे में, हमने कमर्शियल बैंक्स भी देख लिए। आगे हमें देखना है कोऑपरेटिव बैंक्स, देन डीएफआईज एंड डीएफएचआई, और फिर उसके बाद अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। तो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं हम।
हमने कमर्शियल बैंक्स देखा, अब हमारा नेक्स्ट है कोऑपरेटिव बैंक्स। सो देखो कोऑपरेटिव बैंक्स जो होते हैं, दे केम इनटू एग्जिस्टेंस विद द इनैक्टमेंट ऑफ कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज एक्ट। कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज एक्ट 1904, ये इसके अंडर यहाँ पे इसको पावर्स मिलती है, और यहाँ पे ये बैंक्स का मतलब एग्जिस्टेंस, ये बैंक्स एग्जिस्टेंस में आए थे। आगे देखते हैं कोऑपरेटिव बैंक्स का मेन रोल क्या होता है। टू फुलफिल द बैंकिंग नीड्स ऑफ स्मॉल एंड मीडियम इनकम ग्रुप। नाम से पता चल रहा है कोऑपरेटिव मतलब कॉपरेशन की भावना से बनाया हुआ बैंक। ये कोई कमर्शियल बैंक नहीं है, इसका कमाने का मोटिव नहीं है, इसका मेन मोटिव क्या है कि बैंकिंग नीड्स, जैसे बहुत सारे गरीब ऐसे लोग भी होते हैं या जिनके पास इतने पैसे ना हो कि वो एक कमर्शियल बैंक में मतलब वो उसे डिपॉजिट कर सके। तो कोऑपरेटिव बैंक्स क्या करती है, बहुत ही मिनिमम बैलेंस, मतलब कई बार तो जीरो बैलेंस अकाउंट भी वो ओपन करके दे देते हैं। और उससे क्या फायदा होता है कि उससे जो जो स्मॉल एंड मीडियम इनकम ग्रुप होता है वो भी सेविंग्स की हैबिट को इनकलकेट कर सकता है, एंड सेविंग्स की हैबिट होना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए कोऑपरेटिव बैंक्स का जो होता है मतलब गठन किया गया था। आगे देखते हैं, थ्री टीयर कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर इंडिया में फॉलो होता है। कोऑपरेटिव बैंक्स में कौन सा स्टेट लेवल पे सबसे ऊपर सबसे टॉप पे होगा स्टेट लेवल कोऑपरेटिव बैंक, जिसको एपेक्स बैंक बोलेंगे। फिर उसके नीचे होगा डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक्स, एंड देन प्राइमरी कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज, जो कि प्राइमरी लेवल पे होगा। तो ये थ्री टीयर टीयर स्ट्रक्चर है। टॉप पे होगा स्टेट लेवल, देन डिस्ट्रिक्ट लेवल, एंड देन प्राइमरी लेवल। सो दिस वाज ऑल अबाउट कोऑपरेटिव बैंक्स। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारे स्ट्रक्चर में क्या था, डीएफआईज एंड डीएफएचआई। तो देखते हैं डीएफआईज क्या होता है, और आगे हम फिर बढ़ेंगे। नेक्स्ट, डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस। डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन मतलब कि इनको बनाया ही इसलिए गया था कि ये इकोनॉमी में या इंडिया में डेवलपमेंट के ऊपर काम कर सके। अच्छा, डेवलपमेंट के ऊपर काम कर सके मतलब ऐसे सेक्टर्स में लोन दे जहां पर डेवलपमेंट के चांसेस ज्यादा है और जिससे इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा, जैसे इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर एंड अदर इंपॉर्टेंट सेक्टर्स। तो इन सभी छोटे जैसे स्मॉल बिजनेसेस को लोन देना, ये सारा काम कौन करता है, डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, इनको डीएफआईज बोला जाता है, ठीक है, डीएफआई। दे प्रोवाइड मीडियम टू लॉन्ग टर्म फाइनेंस टू द बिजनेसेस। तो इंडिया में जो सबसे पहला डीएफआई ओपन हुआ था, एस्टेब्लिश हुआ था, उसका नाम था इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, IFCI। एज यू कैन सी द लोगो, वाज द फर्स्ट टू बी एस्टेब्लिश्ड इन 1948। देन डीएफआईज और क्या क्या काम करते हैं, दे ऑल्सो ऑफर सर्विसेज लाइक कमर्शियल बैंकिंग, कंज्यूमर फाइनेंस, ब्रोकिंग, वेंचर कैपिटल फाइनेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग, ई कॉमर्स एक्सेट्रा। तो ये कुछ उसके काम है जो डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस करता है। आगे देखते हैं, डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया। इसके बारे में ज्यादा बुक में भी दिया नहीं गया है और ज्यादा इंपॉर्टेंट है भी नहीं। ज्यादातर क्वेश्चंस आएंगे कमर्शियल बैंक और आरबीआई से। फिर भी हम देख लेते हैं, दिस वाज सेटअप इन द ईयर 1988 ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ वाघुल कमेटी। कमेटी का नाम याद रख लीजिएगा। और इट इज जॉइंटली ओन्ड बाय थ्री थ्री पीपल। कौन कौन है, थ्री इंस्टीट्यूशंस, आरबीआई, देन पब्लिक सेक्टर बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। इन तीनों के जॉइंट ओनरशिप से बनाया गया डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया, अगेन एस्टेब्लिश इन द ईयर 1988 एंड ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ वाघुल कमेटी। आगे चलते हैं, हमने स्ट्रक्चर में ऑर्गेनाइज सेक्टर के बारे में सब कुछ देख लिया है। अब हमें देखना है अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के बारे में। तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर देखते हैं। अनऑर्गेनाइज सेक्टर मतलब ऐसा सेक्टर जहाँ पे कोई प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड चैनल नहीं है या कोई प्रॉपर बॉडी नहीं है जो लुक आफ्टर करे। यहाँ पर ये बहुत ही एक अनऑर्गेनाइज्ड है, इनफॉर्मल मैनर से चलने वाला सेक्टर है। तो मनी मार्केट में हमने ऑर्गेनाइज सेक्टर देख लिया, अब हमें देखना है अनऑर्गेनाइज। तो अनऑर्गेनाइज में तीन है, इंडिजिनस बैंकर्स, मनी लेंडर्स एंड अनरेगुलेटेड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज। तो देखते हैं एक एक करके। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में सबसे पहले है इंडिजिनस बैंकर्स। इंडिजिनस मतलब वो लोग जो नेटिव होते हैं या वो लोग जो ओरिजिनली उस जगह पे बिलोंग करते हैं। तो इंडिजिनस बैंकर्स मतलब जैसे एक गांव एरिया को समझ लो, जैसे एक बहुत रूरल एरिया है, वहां पर वहां के ही लोगों में से कोई एक इंडिजिनस बैंकर्स होते हैं जो पैसे वाले होते हैं, और वो वहाँ के नेटिव लोगों को बैंकिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। हालांकि वो जो चार्ज लेते हैं वो चार्ज काफी ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द कमर्शियल बैंक्स एंड अदर बैंक्स, सिंस दे आर प्रोवाइडिंग बैंकिंग फैसिलिटीज
एट द रिमोटेस्ट एरियाज। सो इंडिजिनस बैंकर्स के ऊपर भी कोई वॉच करने के लिए इतना ज्यादा कोई बॉडी नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर बहुत सारे चांसेस हो जाते हैं एक्सप्लॉयटेशन के वगैरह वगैरह। स्टिल इट इज स्टिल समथिंग इज बेटर देन नथिंग, बट गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू रीच आउट टू द पुअर पीपल एंड द रूरल एरियाज, जहाँ पे बैंकिंग नहीं पहुंच पाया वहां पर भी बैंक्स पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखते हैं आगे। इंडिजिनस बैंकर्स दे ट्रेड इन बेसिकली हुंडीज। हुंडी मतलब आपने वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज देखा होगा, आपके अकाउंट्स में सिखाया होगा। तो उसी अकाउंट्स में जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज होते हैं उसी को हुंडी बोला जाता है। तो ये एक शॉर्ट टर्म क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें डील करते हैं इंडिजिनस बैंकर्स। एंड ये अनबैंक्ड एरियाज में क्या करते हैं, दे आर द इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ फंड्स एंड दे प्रोवाइड डायरेक्ट लोन्स टू एग्रीकल्चर, ट्रेड एंड इंडस्ट्री। सो दिस इज अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जिसमें इंपॉर्टेंट था इंडिजिनस बैंकर। देन नेक्स्ट इज मनी लेंडर्स। मनी लेंडर्स आपको, आपने अगर मूवीज देखी होगी या बहुत सारी ऐसी जैसे मूवीज आती थी मदर इंडिया, तो अब शायद आपने ना देखी हो पर आपके पेरेंट्स ने जरूर देखी होगी। तो ये मूवी में भी यही सीन दिखाया गया था। जैसे कि ये जो मनी लेंडर होता है ये क्या करता है, ये मनी लेंडर किसान को, अब किसान के पास देखो, जो एक बहुत मार्जिनल फार्मर होता है ना, जिसके पास ज्यादा जमीन नहीं है, तो वो लोन बैंक से ले नहीं पाता है, क्योंकि बैंक लोन देगी तो कोलैटरल पे देगी। अब बैंक कुछ बिना गिरवी रखे तो लोन देगी नहीं जल्दी, और उनकी भी कोई मतलब क्रेडिबिलिटी नहीं है कि भाई फार्मर से पैसा मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, तो वो रिस्क नहीं लेते हैं। तो ऐसे में इनको लोन कौन देता है, वहीं के लोकल लोगों में से एक मनी लेंडर। ये क्या बोलता है, कुछ नहीं, मैं बस 2% लूंगा पर मंथ, नॉट पर एनम। तो 2% पर मंथ मतलब लगभग लगभग अगर हम सिंपल इंटरेस्ट ऐड कर दे तो 24% पर ईयर हो जाता है। ये बहुत बड़ी चीज हो जाती है। तो ये बहुत ज्यादा लोन ले लेते हैं और फिर क्या हो जाता है कि फार्मर जो होता है वो चुका नहीं पाता, और इस लोन के कर्ज के बोझ तले वो दबता जाता है, और एंड में उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता तो वो सुसाइड कर लेता है। ये बहुत ही पेनफुल सिचुएशन है कंट्री की, जहाँ पे हमें फार्मर्स के लिए एटलीस्ट क्या करना चाहिए कि उनको सब्सिडाइज्ड रेट पे या कम से कम रेट पे उन्हें हम लोन दे, ताकि वो अपने फसल को उगा सके, वो अपने फार्मिंग का काम कर सके, और साथ ही साथ कंट्री भी डेवलप हो, पर इन्हें सुसाइड करने की जरूरत ना पड़े। देखिए मदर इंडिया मूवी में भी ये सीन दिखाया गया है, जहाँ पे ये जो लाला होता है, ये बिरजू की मम्मी जो होती है, मतलब मदर इंडिया जो बनी है उनको मतलब एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करता है। ये बहुत ही दयनीय दृश्य है। तो ये मतलब ये मूवी से सीख हमें मिलती है कि जो मनी लेंडर्स होते हैं वो किस तरीके से लोगों को एक्सप्लॉइट करते हैं। आगे देखते हैं। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में अनरेगुलेटेड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज, जैसे कि निधि कंपनीज, चिट फंड्स एंड लोन कंपनीज। निधि कंपनीज क्या होती है, निधि मतलब एक ऐसी कंपनी होती है जहाँ पे कुछ मेंबर्स होते हैं। वो मेंबर्स क्या करते हैं, मंथली कंट्रीब्यूशन करते हैं, और फिर वो मंथली कंट्रीब्यूशन से फिर बाद में वो पैसे कई बार इन्वेस्ट किए जाते हैं दूसरी जगह पर, और उनको उसके बदले में कुछ रिटर्न मिलता है। ये हो जाता है निधि कंपनी। फिर चिट फंड्स। चिट फंड्स आपको पता होगा, जैसे आपके भी घर में बहुत लोग ऐसे आपने सुना होगा कि बीसी खेलने जाते हैं। मतलब यहाँ पे क्या होता है कि मेंबर्स जो होते हैं वो मिलते हैं, महीने के एक दिन पे सब पैसे डालते हैं, और फिर बाद में एक लकी ड्रॉ निकलता है और उन्हीं मेंबर्स में से किसी एक को ये पैसे मिल जाते हैं। तो ये एक बहुत ही ट्रेडिशनल फॉर्म है, इसको बोलते हैं चिट फंड्स। आप लोगों ने किटी पार्टीज में भी देखा होगा कि किटी पार्टीज में भी ऐसा होता है कि जो विमेन होती है वो सेविंग हैबिट्स को इनकलकेट करने के लिए वो क्या करती है, किटी मतलब किटी पार्टी में ऐसे किटी उठाई जाती है, मतलब कि लॉटरी सिस्टम के थ्रू जो होता है वो उन्हें पैसे मिलते हैं। देन लोन कंपनीज। लोन कंपनीज भी इसी तरीके से जो अनरेगुलेटेड है, मतलब इनके ऊपर कोई रेगुलेशन नहीं है, और ये क्या करती है, ये छोटे लोन्स, ज्यादा बहुत बड़े लोन्स तो नहीं दे पाते, बट छोटे छोटे लोन्स हाई इंटरेस्ट रेट पे ये दे देते हैं, और इसकी वजह से फिर बाद में कई बार प्रॉब्लम भी देखने को मिलती है। आगे चलते हैं। हालांकि ये सब भी इम्पोर्टेंट है, ये तीन एक तरीके से, भले ये आरबीआई के परव्यू में ना हो, भले ही इनके ऊपर कोई वॉच ना हो, पर ये फाइनेंस को रेगुलेट करने का या मनी मार्केट को स्ट्रेंथन करने का बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स बन जाता है। सो व्हाई नॉट रेगुलेट देम, अगर रेगुलेट कर लेंगे तो और अच्छे से हम उन्हें यूज कर सकते हैं। आगे देखते हैं। अनऑर्गेनाइज सेक्टर, जैसे अनऑर्गेनाइज बैंकिंग,
हमने देखा था अनरेगुलेटेड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज में, जैसे चिट फंड हो गया, ये तो सबसे फेमस चिट फंड है, लक्ष्मी चिट फंड, ये आप सभी को पता होगा, जहाँ पे 25 दिन में पैसा डबल किया जाता है। तो ये एक इस तरीके से कई बार फ्रॉड भी देखने को मिलता है। तो अनऑर्गेनाइज होने के चलते यहाँ पर फाइनेंशियल फ्रॉड्स होने के भी चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, जिन्हें कंट्रोल करने की जरूरत है। इसलिए इनके ऊपर मतलब वॉच रखने की जरूरत है, और इन्हें अनऑर्गेनाइज सेक्टर से शिफ्ट करके ऑर्गेनाइज में लाने की जरूरत है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ मनी मार्केट। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। आगे हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में अबाउट द रोल ऑफ मनी मार्केट एंड देन कैपिटल मार्केट, एंड देन विल बी डन विद द चैप्टर। तो आगे 2 वीडियोस और आएंगी। अब मैं थोड़ा कोशिश करूंगा कि मैं जल्द से जल्द वीडियो लाऊं, और आप तक जल्दी से जल्दी आपका सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश करूँ। सो ठीक है, यहाँ तक के लिए देखने के लिए थैंक यू सो मच। और इकोनॉमिक्स से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी इंस्टाग्राम आईडी होगी, आप वहाँ पर भी जाकर मुझे मतलब पर्सनली अप्रोच कर सकते हैं, या कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। सो इकोनॉमिक्स मतलब एके नॉमिक्स। टिल देन टेक केयर, शबा खैर, जय हिंद गाइस।